नमस्कार साथियों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, हमारी अपठित पाठांश की कक्षाएं चल रही हैं और इसी कक्षाओं के अंतर्गत अर्थात इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक 2018 तक के सारे अनसीन पैसेज प्रीवियस ईयर के सोल्व कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे 2019 का। ए वाला हम इसकी पहले की कक्षा में देख चुके हैं, अतः आज हम बी वाला करेंगे। 2 अनसीन पैसेज होते हैं एक पेपर में, तो हम बी वाला आज देख लेते हैं जो शेष रह गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2019 का बी वाला अनसीन पैसेज स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, प्रश्न है हमारा, अधोलिखितं संदर्भ सम्यक् अवधारय तदस्तात् प्रश्नानाम् उत्तरं देवनागरी लिप्या स्वेन संस्कृतेन दीयताम्। प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्ति भी भवेत्। नीचे लिखे गए संदर्भ के आधार पर उसको समझते हुए आपको उसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देवनागरी लिपि अर्थात आपकी जो स्वयं की संस्कृत भाषा है उसमें देने हैं और प्रत्येक का उत्तर 3-4 पंक्ति में होना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, और ये प्रश्न का तात्पर्य आप समझते भी होंगे। अभी तक कितने सोल्व किए हैं तो आपको ज्ञात हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं अपना 2019 का बी वाला आंसर पैसेज। वेदाध्ययने ज्ञायते। अच्छा, हम पहले का पूरी का रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम एक एक लाइन को समझ करके इसके पूछे गए जो प्रश्न हैं तदुपरांत उनका हल करेंगे। तो वेदाध्ययने ज्ञायते यत् मानव जीवनं चतुर्षु विभागेषु विभक्तं ते चत्वारो विभागाः चत्वार आश्रमा अपि उच्यन्ते। आश्रमेते स्थियते येषाञ्च आश्रमः ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास चत्वार एते आश्रमाः तेषु प्रथम सर्वैरपि आहार्यत्वेन परिपालनीयः गृहस्थादित्रयः आश्रमास्तु ऐच्छिकः विद्याध्ययनं तपोमय जीवनयापनं सर्वविध गुणानां श्रमे आसिमन् प्रधानानि कर्तव्यानि ब्रह्मचर्य काले ब्रह्मचारिणः गुरुकुलाश्रमे निवसन्त। एक यहाँ पर पूर्ण विराम लगा लीजिएगा। आगे है, आचार्य सकाशात् विविधा विद्या शिल्पकला विज्ञानानि च निःशुल्कं शिक्षन्ते स्म। द्वितीय आश्रमः गृहस्थाश्रमोऽस्ति। भौतिके शारीरिके मानसिके च समुन्नति भौतिक विषयाणाम् उपभोग दाम्पत्य जीवनयापन वंश प्रतिष्ठाय संतानोत्पत्तिश्च आश्रमे आसिमन् विशिष्टानि कर्माणि गृहस्थाश्रमः सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठो अस्ति। यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वे आश्रमाः गृहस्थाश्रमाश्रिता सन्ति। यतः गृहस्थेन त्रयोऽपि आश्रमिणो नित्यं ज्ञानेनानेन च प्रतिपालिताः भवन्ति। अस्य गृहस्थाश्रमस्य चोपकर्म विवाह संस्कारेण संजायते। वस्तुतः संतानोत्पत्तेः विवाहः आवश्यकः न क्षणिक संभोग लक्षणं हि तद् विवाहो नाम। ऐसे खलु दंपत्योः चिरजीवन मिलन रूपः नारी न मनाक संभोग वस्तु रूपा अपितु सम्माननीय श्रद्धा स्पर्धा ग्रह साम्राज्य स्वरूपा च न केवलं दाम्पत्योरेव शांति विवाह निर्भरा किंतु समाजस्य शांति अपि सुन्दति इत्थं विवाहस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति नास्ति अस्मिन् कोऽपि संदेहः। ये हमारा अनसीन पैसेज है बी वाला। तो हम इसको एक एक लाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति है, वेदाध्ययने ज्ञायते यत् मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम्। वेदों से ज्ञात होता है या वेदों से जान पड़ता है कि मानव जीवन के 4 विभाग किए गए हैं या 4 विभागों में इसको विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। इस प्रकार से विभागेषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है,
तो विभागों में विभक्त किया गया है इस प्रकार से। ते चत्वारो विभागः चत्वार आश्रमा अपि उच्यन्ते। ठीक है, वे 4 विभाग जो है 4 आश्रमों में कहे गए हैं या 4 आश्रमों में भी जाने जाते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है। आश्रम में ते स्थियते यस्मन् च आश्रमः। आश्रम में स्थित यस्मन् स आश्रम, तो देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में है, तो स आश्रम वो आश्रम जिसको आश्रम उसको कहा गया है जो आश्रम में स्थित है, मतलब आश्रम में स्थित उसको आश्रम में थे। तो विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की एज वाले होते हैं, तो 4 प्रकार की एज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया है। 4 आश्रमों में पूरे जीवन का विभाजन कर दिया मानव जीवन का। तो कहने का तात्पर्य 25-25 में डिवाइड कर दिया। वेद या ऋग वेद में, या ऐसा हमें कह सकते हैं पूर्व काल में, मानव का जो जीवन था वो 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता था। और ये माना जाता था कि एक इंसान की अर्थात एक मानव की आयु क्या बताइए, शतम जीवन, शतम वर्ष, तो 100 वर्ष बताइए। ईशोपनिषद में भी बताइए, जब हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी ज्ञात होगा। और अभी जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 6 का देखा था प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी ये बात हमने आपको बताई थी कि मानव जीवन को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वहाँ पर संस्कृति, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर पहले हम इन सब चीज़ों को जान चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चत्वार एते आश्रमाः। ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम कहे गए हैं, बहुवचन रूप है एते आश्रमाः। ठीक है, तो ये 4 आश्रम हैं। जिस प्रकार से 4 विभाग किए गए हैं मानव जीवन के, उन 4 विभागों को इन 4 आश्रमों में भी कहा गया है, जाना जाता है। इन 4 आश्रमों में भी उनका विभाजन कर दिया इस प्रकार से। थोड़ा संदर्भ आपको खुद का लगाना होगा, चाहे वो पैसेज में दिया गया हो अथवा नहीं दिया गया हो, किंतु अगर आपको समझना है और उस से संबंधित विचार आपके मन में है या उससे संबंधित सोच आपके मन में है, तो आप वहाँ संदर्भ लगाते हुए उसका अनुवाद करेंगे और फिर उसी प्रकार से आप प्रश्न को हल भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पूरा संदर्भ उन अनसेन पैसेजेस में ना हो, क्योंकि बीच बीच में लाइंस भी कट होती है। जैसे हमने 2017 के अनसेन पैसेज में देखा था, 2015 के अनसेन पैसेज में देखा था, बिल्कुल वैसे 2018 के में देखा, 2018 में ए वाले में हमने देखा। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तेसु प्रथमः सर्वैर परिहार्यत्वेन परिपालनीयः। देखिए, ये 4 आश्रम दिए गए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 आश्रम कहे गए हैं। तो इनमें से चारों में से यहाँ पर देखिएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। तो तेसु, उन 4 आश्रमों में से प्रथम जो आश्रम है यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, तो वो प्रथम आश्रम सर्वे परिहार्यत्वेन परिपालनीय, यानी कि प्रत्येक इंसान के लिए प्रथम आश्रम पालनीय है, उसका पालन करना ही होगा। भले ही आप आगे के आश्रमों का पालन करो या न करो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, किंतु प्रथम आश्रम जो है अपरिहार्य है, यानी कि सबके लिए आवश्यक भी है, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन आपको करना ही होगा, चाहे आप किसी भी लिंग से संबंधित हो, किसी भी वर्ण से संबंधित हो। ठीक है, तो ये अपरिहार्य है सभी के लिए, ऐसा कहा गया है। आगे है गृहस्थादि त्रयः आश्रमास्तु ऐच्छिकः। तो गृहस्थ आश्रम जो 3 बच गए हैं, गृहस्थ आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक, यानी कि गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 3 आश्रम आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं या उस पर हैं, आप पर निर्भर करते हैं कि आप उनका पालन करेंगे अथवा नहीं। ठीक है, परंतु प्रथम जो आश्रम है पालनीय है सभी के द्वारा, अर्थात आवश्यक है, अनिवार्य है। बाकी के 3 आश्रम आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। आगे है विद्यादिनम तपोमय जीवन यापनम सर्वविध गुणानाम संग्रहस्य आश्रमे असीमन प्रधानानि कर्तव्यानि ब्रह्मचर्य काले ब्रह्मचारिणः गुरुकुलाश्रमे निवसन्तः। यहाँ पर पूर्ण विराम कर लेते हैं। ठीक है, आप पूर्ण विराम लगा लीजिएगा यहाँ पर। तो विद्या अध्ययन
को, तपोमय जीवन यापन को और सर्वविध गुणों को, इन सब का संग्रह ही का प्रदान कर्तव्य जो है वो ब्रह्मचर्य जो आश्रम होगा, गुरुकुल में या गुरुकुल आश्रम में आप उस जीवन को व्यतीत करेंगे, ब्रह्मचर्य वाली आयु को। तो इस प्रकार से गुरुकुल में निवास करते हुए या गुरुकुल आश्रम में निवसंत आप गुरुकुल आश्रम में निवास करेंगे, ठीक है, निवास करते हैं। कब? ब्रह्मचर्य काले ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी जो है गुरुकुल के आश्रम में निवास करता है। और उसके क्या प्रधान कर्तव्य होते हैं जब वो गुरुकुल के आश्रम में होता है? तो कहा है विद्या आद्यनम तपोमय जीवन यापनम सर्वविध गुणानाम संग्रह, इन सब गुणों का संग्रह ही और विविध विद्याओं का ज्ञान, शिल्प कला, विज्ञान इत्यादि जैसा हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये सारा कार्य गुरुकुल में रहकर आपको करना होता था। यहाँ पर तो आपको विद्यादान, तपोमय जीवन यापन, सर्वविध गुण, इन सब का संग्रह बताया है कि ये प्रदान कर्तव्य ब्रह्मचर्य काल में आपको ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल आश्रम में करने होते हैं या गुरुकुल आश्रम में आप निवास करते हैं इनको करते हुए। यहाँ तक इसका तात्पर्य है। आगे और भी बताया है कि आचार्य सकाशात विविधा विद्या शिल्प कला विज्ञानानि च निःशुल्कम शिक्षन्ते स्म। प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क ही मिलती थी। अभी तो फिर भी हो सकता है आपको निःशुल्क ना मिले, शुल्क आपसे वसूला जाए, किंतु पूर्व में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर कहा है कि आचार्य सकाशात, आचार्य के साथ ही या आचार्य के साथ से ही विविध विद्याओं का ज्ञान किया जाता था, शिल्प कला का, विज्ञान आदि का, और ये सारी शिक्षाएं आचार्य द्वारा आपको निःशुल्क ही प्रदत्त की जाती थी। ये निःशुल्क ही ये सारी शिक्षाएं आपको दी जाती थी, ठीक है। शिक्षण थे, शिक्षाएं निःशुल्क थी। द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रमो अस्ति भौतिकी शारीरिकी मानसिकी च समुन्नति भौतिक विषयाणाम उपभोगः दाम्पत्य जीवन यापन वंश प्रतिष्ठाय संतानोत्पत्ति आश्रमे असीमन विशिष्टानि कर्माणि गृहस्थाश्रमः सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठो अस्ति। अब इसको यहाँ तक ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हमारा द्वितीय आश्रम जो है, प्रथम आश्रम के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है कि प्रथम जो आश्रम है उसके प्रमुख प्रधान कर्तव्य विद्यार्जन और तपोमय रूप के तपस्वी की भांति आपको जीवन यापन करना होता था और सभी प्रकार के सभी विद्याओं का ज्ञान करना होता था। मतलब सभी विद्याएं ही आपको उसका अर्जन करना होता था। ये आचार्य द्वारा आपको निःशुल्क प्रदत्त किए जाते थे। ये प्रथम आश्रम हो गया। अब द्वितीय आश्रम में बताया जा रहा है कि द्वितीय जो आश्रम है वो गृहस्थो आश्रम अस्ति। द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम है और भौतिकी शारीरिकी मानसिकी से समुन्नति, भौतिकी शारीरिकी और मानसिकी इनकी समुन्नति ही इसका परम लक्ष्य होता है, ठीक है। भौतिक विषयाणाम उपभोग दाम्पत्य जीवन यापनम, भौतिक विषयों का उपभोग ही दाम्पत्य जीवन यापन है। यानी कि गृहस्थ आश्रम में जो एक दाम्पत्य, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, विवाह संस्कार हो जाता है। तो विवाह संस्कार होते ही जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन आप व्यतीत करते हैं, किंतु विषयों का उपभोग करते हुए, भौतिक विषयों का उपभोग करते हुए आप दाम्पत्य जीवन यापन करते हैं। वंश प्रतिष्ठाएं संतान उत्पत्ति आश्रम असीमन विशिष्टानि कर्माणि, ठीक है। वंश प्रतिष्ठा के लिए एक अंश भी चाहिए, अर्थात एक पुत्र रत्न या संतान सुख भी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करना होता था कि गृहस्थ आश्रम में, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आप भौतिक विषयों का उपभोग करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और एक वंश प्रतिष्ठा के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। ये कार्य भी इसी गृहस्थ आश्रम में पूर्ण होता है और ये इसके विशिष्ट कर्म है। कौन कौन से? संतान उत्पत्ति, वंश प्रतिष्ठा हेतु, यानी कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति अत्यावश्यक है और ये विवाह उपरांत ही संभव है, यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने उपरांत। तो अगर आपको अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है गृहस्थ आश्रम का पालन करना होगा, ठीक है। और भौतिक
बताया कि भौतिकी, शारीरिक, मानसिक च समुन्नति। यहाँ पर आपको गृहस्थ आश्रम में भौतिकी, शारीरिक और मानसिक उन्नति प्राप्त होती है। ये द्वितीय आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसके विषय में यहाँ पर हमने जाना है। आगे कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठ अस्ति। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है सर्वेषु आश्रमेषु, यानी सभी आश्रमों में श्रेष्ठ कौन सा आश्रम बताया है? गृहस्थ आश्रम। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। ये आपकी प्रश्न संख्या 6 से भी संबंध रखता है। हालांकि आपने वहां पर आश्रमों का और विवाह के विषय में जाना, संस्कारों के विषय में जाना, तो आपको पूरा ज्ञान हो चुका होगा अब तक, तो अभी तक की कक्षाओं से, ठीक है। परंतु इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए कि गृहस्थ आश्रम जो है वो सभी आश्रमों का एक आधार है। यह सभी आश्रमों में श्रेष्ठ कहा गया है। यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वे आश्रमाः गृहस्थाश्रमाश्रित सन्ति। जिस प्रकार से वायु का आश्रय पा करके सभी जीव जीते हैं, यानी कि वायु के समाश्रित्य का मतलब है उनका आश्रित्य लेकर के ही, या उनका आश्रय लेकर के, अब वायु का आश्रय लेकर ही सारे जीव जीते हैं। बहुवचन रूप है जन्तवः, तो जन्तवः जीवन्ति, तो सर्वे जन्तवः जीवन्ति। जिस प्रकार से वायु का आश्रय पाकर सारे जीव जीते हैं, अब उसमें प्राणी और जंतु जानवर जो भी है सब आ जाते हैं। जन्तवः मतलब जीवन जीते हैं, ठीक है। जन्तवः यहाँ पर जंतु, विशेषकर जंतुओं के लिए आया है। तथैव सर्वे आश्रमा, वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम आश्रित सन्ति, गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। यानी कि वायु का आश्रय पाकर जिस प्रकार से जंतु जो है जीते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो वायु के बिना नहीं रह सकते हैं, एक जीव वायु के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम ही सब आश्रमों का आधार है और ये सभी का एक आश्रय है। तो ये सभी में श्रेष्ठ है। यत गृहस्थेन त्रयोऽपि आश्रमिणो नित्य ज्ञानेनानेन च प्रतिपालिताः भवन्ति, कि क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही या गृहस्थ से ही त्रयोऽपि आश्रमिणो, तीनों आश्रम भी नित्य ज्ञानेनानेन, नित्य रूप से ज्ञान, नित्य ज्ञान से अर्थात निरंतर ज्ञान से, दिन प्रतिदिन के ज्ञान से च प्रतिपालिता पाले जाते हैं, प्रतिपालिता भवन्ति। तो वो तीनों आश्रम जो हैं, गृहस्थ आश्रम के अलावा ब्रह्मचर्य हो गया और गृहस्थ आश्रम के बाद के दोनों आश्रम हो गए, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के पर आधारित हैं, उसका आश्रय लिए हुए हैं और गृहस्थ आश्रम से ही तीनों आश्रमों को भी को नित्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, या नित्य ज्ञान से ये पाले जाते हैं। आगे कहा है कि अस्य गृहस्थाश्रम से च उपकर्म विवाह संस्कारेण संजायते, यानी कि गृहस्थाश्रम के उपकर्म से ही विवाह का संस्कार संपन्न होता है। संजायते मतलब पूर्ण होता है, ठीक है। विवाह संस्कार तभी संभव होता है, तभी संपन्न होता है जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। ये बात हमने आपको पूर्व में बताया था, ठीक है, आपको ज्ञात होगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः संतानोत्पत्त्यः विवाह आवश्यकम, वस्तुतः संतान उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक है और विवाह धार्मिक कार्य करने के लिए भी आवश्यक है। अगर आपने निबंध लिखा होगा ऐसे वगैरह जो हमने पूर्व की क्लासेस में किए हैं, या आपने नहीं किए हैं तो कक्षाएं आप जरूर अटेंड कीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। तो एसएस की कक्षा से और प्रश्न संख्या 6 की कक्षाओं से ही ये अनसन पैसेज संबंध रखता है। हालांकि आप इसका बिना उनका अध्ययन किए भी कर सकते हैं, किंतु उनसे रिलीवेंट है। तो वस्तुतः संतान उत्पत्ति जो है, विवाह उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक है। न क्षणिक संभोग लक्षणम ही तद विवाहो नाम, यानी कि विवाह का नाम सिर्फ ये क्षणिक संभोग नहीं है। क्षणिक संभोग विवाह का लक्षण नहीं होता है। विवाह के प्रमुख कर्तव्य होते हैं जो अदा करने होते हैं, जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है और भी धार्मिक कार्यों के लिए भी। बिना पत्नी के आप धार्मिक कार्य कर ही नहीं सकते हैं। भार्य साथ होगी तभी आपके धार्मिक कार्यों में आप भाग ले पाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए भी विवाह आवश्यक है। और भी कहीं कर्तव्य हैं
जैसे हम कह सकते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा आपको तभी प्राप्त होती है जब विवाह हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि विवाह का नाम क्षणिक संभोग नहीं है, विवाह का लक्ष्य तो कुछ और ही है। ऐसा खलु दंपत्यो च जीवन मिलन रूपः, ये निश्चय दंपत्यो यहाँ पर द्विवचन रूप प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो दंपत्यो दो आ गया, दोनों स्त्री पुरुष, तो दंपत्यो च जीवन मिलन रूप, निश्चय ही ये जो विवाह है ये चिर जीवन यानी कि अनंत काल तक का मिलन रूप होता है दंपत्ति के लिए। नारी न मनाक संभोग वस्तु रूपा अपितु सम्माननीय श्रद्धास्पदा गृहस्थ साम्राज्य स्वरूपा च न केवलं दंपत्योरेव शांतिर्विवाहो निर्भरा किंतु समाजस्य शांतिरपि सूत्राम सुंदहति। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि नारी जो होती है ना वो संभोग वस्तु नहीं है, संभोग वस्तु स्वरूपा नहीं है, अपितु वो तो सबके लिए क्या है, सम्माननीय है, श्रद्धास्पद है। यानी कि नारी संभोग की वस्तु नारी को नहीं जानना चाहिए, नारी संभोग वस्तु नहीं माननी चाहिए, मनाकर नहीं माननी चाहिए। अभी तो वो क्या है, आप सबके लिए सम्माननीय है, श्रद्धास्पद है। और कहा है आगे कि गृहस्थ साम्राज्य स्वरूपाच, नारी जो होती है वो संभोग की वस्तु नहीं, अपितु तो गृह साम्राज्य और सम्माननीय है, सबके लिए सम्माननीय है। उसके ऊपर गृह का समस्त भार होता है। नारी के बिना एक ग्रह की क्या दशा होती है ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसके विषय में कहा है कि गृह साम्राज्य स्वरूपाच, नारी गृह साम्राज्य होती है, वो घर का इस प्रकार से ख्याल रखती है, चाहे वो बुजुर्ग हुए चाहे वो बच्चे हुए, तो इस प्रकार से वो क्या है, गृह साम्राज्य स्वरूपा है। न केवलम दंपत्तिरेव शांति विवाह निर्भरा, यानी कि न केवल दंपत्ति का शांति विवाह में ही निर्भर करता है, किंतु समाज की शांति भी अच्छी प्रकार से उसी पर निर्भर करती है। सूत्राम अनुसंधाति, यानी कि अच्छी प्रकार से समाज की शांति भी विवाह पर ही आश्रित होती है, ये विवाह में ही निहित है, न कि दाम्पत्य की। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि विवाह हो जाने पर यानी दंपत्ति की शांति विवाह में तो निहित है, उनकी तो है ही से, किंतु समाज की शांति भी निहित है विवाह में, गृहस्थाश्रम में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर गृहस्थाश्रम के विषय में बताया गया है। आगे है इत्थम विवाह से वैशिष्टव्यम अस्ति नास्ति असिमन कोपि संदेह। ये जो विवाह है, विवाह का वैशिष्ट्य है यानी कि इसकी विशेषता है, नास्ति सिमन कोपि संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। असिमन सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये विवाह क्या है, विवाह की विशेषताएं आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो ये आंसर पैसेज का संदर्भ आप समझ गए होंगे कि किस संदर्भ से संदर्भित है, और आप अच्छी प्रकार से अब इनको हल कर पाएंगे। अगर आपने अच्छे से अनुवाद की कक्षाओं को अटेंड किया है तो भली भांति आप किसी भी आंसर पैसेज को के आंसर दे पाएंगे और संस्कृत भाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल कर पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसी से संदर्भित, उनको भी देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न है का परिभाषा आश्रम से ब्रह्मचारिण गुरुकुलाश्रम के विषया शिक्षन्ते स्म, यानी कि भारत का परिभाषा आश्रम से, आश्रम की क्या परिभाषा है, और ब्रह्मचारिण गुरुकुल आश्रम है, तो ब्रह्मचारी के गुरुकुल आश्रम में क्या क्या विषयों की शिक्षा दी जाती है। जैसा हमने आपको बताया था गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो जो भी ब्रह्मचारी को शिक्षाएं दी जाती है गुरुकुल के आश्रम में वो बतानी है आपको, और आश्रम की परिभाषा बतानी है कि क्या परिभाषा है। ठीक है, यही उसका वही आंसर है। तो इसका जब आप लिखेंगे तो विशेषकर हम ये कहेंगे कि पहले जैसे जो पूछा जा रहा है उसको पहले बताइए, क्योंकि ये बता देंगे आप आश्रम एक बार, आश्रम की परिभाषा, तो ये आपके लिए इजीली हो जाएगा बता पाना, इजीली आप इसको बता पाएंगे। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मचारी के को गुरुकुल में क्या क्या विषयों की शिक्षा दी जाती है, तो पहले परिभाषा दीजिए। जैसे कि इत्यस्ति में गद्य भागे भारतीय संस्कृति आश्रम से चत्वार विभागेषु विभक्तम आश्रम में स्थियते यस्मिन् स आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ
वानप्रस्थः संन्यास च चतुराश्रमः। ये यहाँ तक परिभाषा बता दिए। फिर बता दीजिए कि ब्रह्मचारिणः गुरुकुल आश्रमे विविधा विद्या शिल्प कला विज्ञानानि च निःशुल्क शिक्षन्ते, निःशुल्क प्राप्यन्ते, निःशुल्क शिक्षन्ते। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। आगे है द्वितीय प्रश्न है ब्रह्मचर्य आश्रम में कानि प्रदानानि कर्तव्यानि। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या प्रदान कर्तव्य होते हैं। कानि प्रदानानि कर्तव्यानि, क्या प्रदान कर्तव्य होते हैं, तो वो बता दीजिए। जैसे कि अभी अध्ययन किया है कि तस्मिन् गद्ये भागे ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्या अध्ययनम तपो मयस्य जीवनयापनम सर्व विद्यानां गुणानां संग्रह च आश्रमे अस्मिन् प्रदानानि कर्तव्यानि आसीत्। या आप आसीत ना भी लगाए तो भी उचित है। कर्तव्यानि से ही बोध हो जाएगा कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। आगे तृतीय प्रश्न है गृहस्थाश्रम में कानि विशिष्टानि कर्माणि। तो गृहस्थाश्रम में क्या विशेष कर्म है, गृहस्थाश्रम में क्या विशेष कर्म है वो बताने हैं, कर्म अथवा कर्तव्य जो है। तो गृहस्थाश्रम की विशेषता बताइएगा जो भी अध्ययन की है। ठीक है, द्वितीय आश्रम है, द्वितीय इत्यस्मिन् गद्ये भागे आधारे द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम एव अस्ति। वैसे तो आप को वैसे भी ज्ञात होगा कि गृहस्थाश्रम द्वितीय आश्रम है, ठीक है, परंतु आप यहाँ पर इसके आधार पर जब आप लिखेंगे चाहे वो अनसीन पैसेज है यहाँ पर, तो कोई सा भी अनसीन पैसेज हो आपको उसी के आधार पर लिखना है। इस इत्यस्मिन् गद्ये भागे जो भी उस गद्य के आधार पर ही। तो इत्यस्मिन् गद्ये भागे द्वितीय आश्रमस्य गृहस्थाश्रमम् एव अस्ति। भौतिकी शारीरिकी मानसिकी च समुन्नति, यहाँ पर वो उन्नति होती है। भौतिकी विषयाणाम् उपभोगः दाम्पत्ये जीवनयापनं वंश प्रतिष्ठाय सन्तानस्य उत्पत्ति च अस्मिन् गृहस्थः आश्रमे विशिष्टानि कर्माणि। गृहस्थ आश्रम के विशेष कर्तव्य अध्ययन किया हमने, तो इसको आप अपनी भाषा में लिखिएगा। चतुर्थ प्रश्न है हमारा गृहस्थ आश्रम कथम श्रेष्ठ अस्ति। गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम क्यों श्रेष्ठ है भाई। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों श्रेष्ठ बताया गया है, तो वो लिखिए, कारण बताना है आपको, रीजन बताना है कि गृहस्थ आश्रम क्यों श्रेष्ठ है। तो गृहस्थ आश्रम सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठो अस्ति यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वे आश्रमाः गृहस्थाश्रमाश्रिताः सन्ति। इसको आप एज इट इज, ये एक श्लोक है, एक उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, इससे संदर्भित ऐसे आए या इससे संदर्भित जो भी प्रश्न आए कला या संस्कृति से संबंधित, तो वहां पर आप इस श्लोक को कोट कर सकते हैं जो भी यहाँ पर आया है। कौन सा श्लोक आपको बता देते हैं, कहाँ है ये रहा। यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वे आश्रमाः गृहस्थाश्रमाश्रिताः सन्ति। तो उसको आप कोट कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यत् गृहस्थेन त्रयोऽपि आश्रमिणो नित्यं ज्ञानेन उन्नेन च प्रतिपालिताः भवन्ति अस्य आश्रमस्य चोपकर्म विवाह संस्कार सम्पन्नः भवति तथा च संतानोत्पत्ति हेतु विवाह आवश्यकम् अस्ति। इस प्रकार से आपको संस्कृत भाषा में, आपकी खुद की संस्कृत भाषा में लिखने हैं। एक और प्रश्न है अभी जो यहाँ है, ठीक है। तो किम विवाहो नाम तस्य किम वैशिष्ट्य। विवाह का क्या नाम है और इसका क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका नहीं उसका। तो ये बताना है आपको इस प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि गृहस्थाश्रम में विवाह संस्कार की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं, संतान उत्पत्ति, यही जो है। तो आप लिख सकते हैं कि तस्मिन् गद्ये भागे गृहस्थाश्रमस्य चोपकर्म विवाह संस्कारः भवति अतः संतान उत्पत्ति हेतु विवाह आवश्यकम् अस्ति न क्षणिक संभोग लक्षणम ही तद विवाहो नाम। उस विवाह का नाम क्षणिक संभोग ही नहीं है, क्षणिक संभोग इसका ये लक्षण नहीं है, अपितु एषः खल दाम्पत्योचिर जीवन मिलन रूपः अस्ति।
न केवल दम्पत्योरेव शांति विवाहे निर्भरा अपितु समाजस्य शांतिरपि निर्भरा इत्थं विवाहस्य विशिष्टमस्ति अस्मिन् कोऽपि संदेहः नास्ति। जैसा यहाँ पर गद्य में हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर आपको स्वयं की संस्कृत भाषा में लिखना है, लेकिन लिखना आपके अकॉर्डिंग है। हालांकि आपको इनका जो है आंसर मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ हैंड रिटन जैसे कि टाइपिंग वगैरह के माध्यम से, तो डिजिटलाइज्ड होगा वो एकदम, परंतु वो आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा। आप उससे कर तो सकते हैं, आप उसमें आंसर देख सकते हैं, नो डाउट आप उससे आइडिया भी लगा लेंगे, किंतु जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक सभी विफल हैं। फिर सिर्फ आंसर पैसेज के विषय में बात नहीं कर रहा है, आंसर आपको सभी प्रश्नों के मिलेंगे, अन्य प्रश्न जो से संबंधित भी मिलेंगे कक्षा में, किंतु आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, अभ्यास आपको खुद करना होगा। ये एक नियम है, और जो नियम के अकॉर्डिंग चलता है, जो नियम पर चलता है, नियम को फॉलो करता है, वही सक्सेस अचीव करता है, सफलता प्राप्त करता है। तो इस नियम को फॉलो कीजिए, प्रयास आप डेली करते रहिए। डेली प्रयास करेंगे तो आप लिख पाएंगे। और संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्नों के विषय में तो हम यही कहेंगे कि आप जो भी अनुवाद की कक्षाएं हैं उनको फिर से फॉलो कीजिए, नहीं किया है तब भी रिवीजन कीजिए, और डेली कुछ न कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया, 2-4 पंक्तियां लिख दी, संस्कृत में लिखने का प्रयास कीजिए। ये जब आप डेली करेंगे प्रातःकाल, जब भी आपको समय मिले फ्री समय, तो उस समय एक नियम बना लीजिए, नियम के अनुसार चलेंगे तो अच्छा होगा। नियम बना लेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा, ठीक है। और इसमें ये होगा कि आप 1/2 मार्क्स भी आधा गेन कर पा रहे हैं ना एक प्रश्न में, तो आप एक पेपर के अंतर्गत 5 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे और उन 5 प्रश्नों के भी उप प्रश्न होंगे, तो सोचिएगा एक प्रश्न जब आप एक मार्क्स से जब आपके एक प्रश्न में से इंक्रीज होगा तो फिर आपकी रैंक क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर यूपीएससी में तो बिल्कुल ऐसा है कि एक मार्क्स अर्थात हजारों की संख्या में आप आगे या पीछे हो सकते हैं एक मार्क्स के लिए। यहाँ पर क्या है ये है, ठीक। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, और ये डेली प्रैक्टिस से ही संभव होगा, इसीलिए आपको नियम के अकॉर्डिंग चलना होगा। खुद का एक अनुशासन बनाइए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हमने अंत में दिया आपको। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कक्षा में, जिसमें हम 2020 के जो अनसीन पैसेज हैं 2020 के और 21 के बचे हुए हैं, शेष हैं, तो उनको देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।